जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी लोगों का करता हूं स्वागत है आपके अपने नर्सिंग चैनल एसएस नर्सिंग क्लासेस पे। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर नेम मोबिलिटी एंड इमोबिलिटी। दिस वीडियो इज रिक्वेस्टेड वीडियो बाय सब्सक्राइबर कि आप इस चैप्टर पे वीडियो बनाइए, तो हम वीडियो बना रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं किसी टॉपिक पे किसी चैप्टर पे वीडियो बनवाना तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं अतिशीघ्र उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर a chapter from here. So first of all we have to know what is mobility and immobility. The name of chapter, what is the meaning? So first of all there is a move and ability. There's two words, what? Move and ability. And there is also two words, and immobility. Three words. What? Three words and two words. First of all, move and ability. Move means what? Movement. Move means what? Movement. And ability means what? Ability to move is called what? Mobility. Ability to move is called what? Mobility. And this is immobility, means to say inability to move. आप इसको सिंपली भाषा में क्या कहें? Inability to move is called what? Immobility. मतलब कि जहां मूव कर रहे हैं, ठीक है, मूव कर रहे हैं मोबिलिटी, जहां मूव नहीं कर पा रहे हैं, बॉडी स्टक हो गई है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसीज है, ठीक है, तो उस चीज को हम लोग क्या कह रहे हैं? इमोबिलिटी। आपको सहारे की जरूरत पड़ रही है तो वो चीज क्या है? इमोबिलिटी, अनएबल टू मूव या इनएबिलिटी टू मूव, दैट्स कॉल्ड व्हाट? इमोबिलिटी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमको जानना पड़ेगा क्या? नॉर्मल मूवमेंट। किसकी बात हो रही है? मोबिलिटी, मूवमेंट, है ना, एबल टू मूव, तो यहाँ पे मूवमेंट की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नॉर्मल मूवमेंट हम किसे कहते हैं, है ना। तो कम a skill acquired through a learning for the purpose of achieving the most efficient and economical movement performance of given task of the specific to the individual। कह रहा है क्या कि एक तरह का क्या लर्निंग है, या आप डेवलपमेंट भी कह सकते हो, कैन आल्सो से डेवलपमेंट, बट लर्निंग है या डेवलपमेंट है जो कि आप छोटे से सीखते आ रहे हो, आप लर्न कर रहे हो, आपका विकास हो रहा है तो आप समझ रहे हो ना। डेवलपमेंट हो रहा है तो आदमी समझता है कैसे हिलना है, कैसे दौड़ना है, कैसे एक्सरसाइजेस करने हैं, है ना। यू लर्न एवरीथिंग व्हेन यू डेवलप। तो आप यहाँ पे कह सकते हो थ्रू द लर्निंग और डेवलपमेंट, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग द मोस्ट एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल मूवमेंट। कह रहा है क्या, किस लिए मूवमेंट हम कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? अभी मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ, मैं अपने हैंड मूवमेंट कर रहा हूँ या चल रहा हूँ, तो क्यों, वाई, गॉट इट। इसका मतलब कोई ना कोई पर्पस तो है ना। वीडियो बनाना मेरा पर्पस है, आप तक इस मैसेज को पहुंचाना मेरा पर्पस है। तो कहीं ना कहीं क्या है, एक एफिशिएंट कोई मकसद है मेरा, कोई उद्देश्य है मेरा, ठीक है। तो इट इज व्हाट? इकोनॉमिकल मूवमेंट। अब इसमें मान के चलो इसको इकोनॉमिकल आप टू वे से ले सकते हो। इकोनॉमिकल मीन्स टू से व्हाट? मैं चल रहा हूँ, ठीक है, कोई पैसा लगा, इट इज वेरी इकोनॉमिकल। बहुत ही कोई आपको इसमें कोई ना किराया लग रहा है ना कुछ लग रहा है ना, हाँ मुझे बस आगे बोलना है, अब तक मैसेज ट्रांसफर करना है, बोर्ड पे लिखना है, दैट्स इट, ठीक है। या दूसरा चीज, या इकोनॉमिकल इन द वे व्हाट? क्या? कमाने के उद्देश्य से, ठीक है, आप मूवमेंट कर रहे हो, तो दो तरीके से आप ले सकते हो, ठीक है। तो अचीविंग एफिशिएंट इकोनॉमिकल मूवमेंट, ठीक है, एक तो इफेक्टिव है और कोई पैसा भी नहीं लग रहा, ठीक है, मूवमेंट करते हैं हम, एक तो इफेक्टिव है और दूसरा पैसा भी नहीं लग रहा, ठीक है। और आप कोई परफॉर्मेंस गिवन टास्क, कोई भी आपको काम दिया गया है, जैसे मेरा काम क्या है? वीडियो बनाना, है ना। तो अब मैं अपने एक काम के प्रति क्या एक मूवमेंट कर रहा हूँ, एक्शन ले रहा हूँ, एक स्पेसिफिक वे है मेरा, ठीक है, स्पेसिफिक टू द इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के द्वारा, अरे समझ, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल मूवमेंट। वन सेकंड, नॉर्मल मूवमेंट क्या है? एक तरह का लर्निंग है जो कि इंसान जैसे जैसे डेवलप करता है तो उस चीज को सीखता है कि हमें कैसे बोलना है, कैसे मूव करना है, कैसे भागना है, कैसे चीजों को हैंडल करना है, कुछ सामान कैसे उठाना है, ग्रिप कैसे पकड़ना है। तो एवरीथिंग यू लर्न बाय द डेवलपमेंट फेज, ठीक है। उस चीज को हम लोग क्या कह रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं कि आप किसी काम को करने के लिए, ठीक है, टू परफॉर्म एनी टास्क, ठीक है, यू डूइंग समथिंग, यू टेक सम मूवमेंट, यू डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है, यू पुट सम एफर्ट्स, आप एफर्ट्स लगा रहे हो, मूव कर रहे हो, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? नॉर्मल मूवमेंट कह रहे हैं। आई थिंक आपको मूवमेंट समझ में आ गया, व्हाट इज नॉर्मल मूवमेंट। कोई पूछेगा तो नाम तो नहीं डुबाओगे ना मेरा, बता देना उसको कि व्हाट इज नॉर्मल मूवमेंट। अब हम लोग बात करते हैं क्या बेसिक एलिमेंट्स ऑफ नॉर्मल मूवमेंट्स। देखिए जो भी मैं बताऊंगा ना ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, डिक्टो सिलेबस है, जो नया सिलेबस है ना आप लोग का सेमेस्टर वाइज उसके अकॉर्डिंग। तो नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ये अभी से लिखते जाना, है ना। तो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ नॉर्मल मूवमेंट, तो बेसिक एलिमेंट्स क्या है हम लोग ये जानेंगे।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, अलाइनमेंट। व्हाट? अलाइनमेंट। व्हाट? अलाइनमेंट, या। तो लुक एट द बॉडी फ्रॉम एंटीरियर व्यू एंड लुक द शोल्डर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, एंटीरियर व्यू, ठीक है, अंडरलाइन कर रहा हूं, तुमको समझ में आना चाहिए। एंड लुक द शोल्डर्स एंड द हिप्स, दे शुड बी अलाइंड। क्या कह रहा है कि लुक एट द एंटीरियर। एंटीरियर क्या, अंदर से? नहीं, दो चीज याद रखना, कभी कंफ्यूज नहीं होना। यहां एंटीरियर की क्या बात कर रहा है, एंटीरियर, एंड दिस वन इज पोस्टीरियर। आगे से एंटीरियर, पीछे से क्या, पोस्टीरियर। आप जब ग्लैंड भी पढ़ा होगा, याद है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एवरीवन डिड यू रिमेंबर? तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड किसे कहते थे, जो सामने से था वो एंटीरियर, जो पीछे से था वो क्या था, पोस्टीरियर। तो सेम क्या कह रहा है, एंटीरियर व्यू, हम सामने से क्या करेंगे, बॉडी को देखेंगे, ठीक है, व्यू। एंड लुक द शोल्डर्स एंड द हिप्स, ठीक है, और जो हमारे शोल्डर है, ठीक है, शोल्डर को हम क्या करेंगे, देखेंगे। सी, तो प्रैक्टिकल भी दे रहा हूं, सी, शोल्डर को हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, अलाइंड होने चाहिए। क्या होने चाहिए, अलाइंड बाय द हिप। जो आपका हिप है ये भी क्या होना चाहिए, अलाइंड होना चाहिए। तो एंटीरियर व्यू से क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल और अलाइंड दिखना चाहिए, आड़ा टेढ़ा तिरछा कुछ ऐसे नहीं दिखना चाहिए। गॉट इट? या। ना हम लोग बात करते हैं पोस्चर की। दूसरा हमारा एलिमेंट क्या है, पोस्चर। तो सबसे पहले यहाँ क्या एक डिसीज कंडीशन है, लोर्डोसिस। क्या, लोर्डोसिस। तो लोर्डोसिस क्या, ठीक है, लोर्डोसिस। तो जैसे पर्सन क्या है, पूरा स्ट्रेट रहता है, ठीक है। पर्सन मान लो एरो है, अभी नहीं कह रहा एरो बना देंगे, ये पर्सन है भाई। मैथ देखो, मैथ नहीं पढ़े, बट लेट दिस एरो इज ए पर्सन, ठीक है। लेट बी एक्स पढ़ा है ना, वैसे लेट दिस एरो इज ए पर्सन। अब हम लोग क्या बात करेंगे यहाँ पे कि ये क्या होगा, जैसे कि ये जो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये, ठीक है, ये हमारा लोअर बैक जब अधिक अंदर की ओर चला जाए ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ इस तरह आप मान के चलो। पर आई होप शायद नीचे तो नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ से समझो जो लोअर बैक है आपका ये वाला, ठीक है, ये थोड़ा अगर अंदर की ओर धंस जाए, ठीक है, या ऐसे कहो बाहर निकले ऐसे, है ना, आगे से, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं, लोर्डोसिस कहते हैं, डिसीज कंडीशन है, ठीक है। ये आफ्टर आई थिंक हमारा मिडिल जो डेवलपमेंट फेज होता है ना, उस टाइम पर अगर बॉडी पोजो ढंग से ना रखा जाए तो ये सारी बीमारी होती है। आगे क्या है ना, पोस्चर में काइफोसिस, ठीक है, क्या है, काइफोसिस, ठीक है। तो अब ये जो हमारा काइफोसिस है ना, ये क्या है, कैसे, ये हमारा हेड है, ठीक है, ये क्या है, हेड है। तो यहाँ से जो नेक है ना, यहाँ से ऐसे राउंड हो जाता है, ठीक है, ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये पूरा क्या होगा ना, ऐसा कुछ राउंड होगा। आ रहा है समझ में, क्या होगा, ये जो पोर्शन है क्या होगा, कुछ ऐसे कर राउंड होगा। इसको ना आई थिंक हैंच बैक भी कहते हैं, या राउंड बैक कह लो, ठीक है, क्या कहते हैं, हैंच बैक या राउंड बैक, ठीक है, ठीक। जो आपका बैक होगा ना, जो स्पाइन, ये क्या होगा, ऐसे बैक दिखेगा, ऐसे दिखेगा, कैसे दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। गॉट इट? अब आता है क्या, एस्कोलियोसिस। क्या आता है, एस्कोलियोसिस। तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे ये तो राउंड था, ठीक है, इसमें क्या होगा ना कि ये जो आपकी पीठ होगी, ठीक है, पीठ, बैक, ठीक है, ये कुछ इस तरह से, कैसे बताऊं, निकली होगी, है ना, ये क्या होगी, ऐसे कुछ निकली होगी। आ रहा है समझ में? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं ना, एस्कोलियोसिस कहते हैं। क्या, कर्वेचर ये हो गया। या कई बार क्या होता है ना, ये थोड़ा ऐसे भी, इधर से भी, मतलब ये को थोड़ा आपके स्पाइन में एक जगह से कैसे जो अलाइनमेंट होगी ना, टूटी होगी, कैसे टूटी होगी, ठीक है। जैसे यहाँ से अगर ये तिरछा हो जाए, ठीक है, तिरछा हो जाए ऐसे, या तो आगे की ओर से निकले, नहीं तो ऐसे क्या होता है, ये कभी तिरछा हो जाता है इस तरफ की ओर या इस तरफ की, या नीचे के जो ये है ना, ये वाला स्पाइन जो लंबर रीजन होता है आपका, ये इधर या इधर हो जाए। तो कई बार क्या होता है, पुष्पा, या अपर रीजन से जैसे टेढ़ा हुआ, अपर रीजन से टेढ़ा हुआ, क्या बन गया आपको, पुष्पा, ठीक है, झुकेगा नहीं साला। अरे समझ में? तो ये हुआ, तो ये होता है स्केलियोसिस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर पोस्चर को कोई आपसे डेफिनेशन पूछे तो क्या कहोगे, पोजीशन। पोस्चर इज व्हाट, पोजीशन। और अरेस्टेड मूवमेंट, क्या कहेंगे हम लोग उसको, अरेस्टेड मूवमेंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस अरेस्टेड मूवमेंट, बैठा हूँ, खड़ा हूँ मैं चुपचाप, पोजीशन में है, पोस्चर, एक मैंने पोस्चर लिया हुआ है, ठीक है,
हम लोग जो फोटो वगैरह खिंचाते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, ये क्या है? ये तरह का पोस्चर है, ठीक है। तो पोजीशंस, ठीक है, तो ये आपका हो गया पोस्चर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें आपका एलिमेंट्स की, तो वो क्या है? जॉइंट मोबिलिटी, ठीक है। जॉइंट मोबिलिटी, जॉइंट्स, जॉइंट्स, पाव में जॉइंट्स, यहाँ जॉइंट्स, यहाँ जॉइंट्स, जॉइंट्स आर एवरीवेयर, जहाँ दो हड्डियाँ मिल रही जॉइंट्स, है ना। तो जॉइंट्स मोबिलिटी की हम लोग बात करेंगे। तो सम जॉइंट्स हैज वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट, ठीक है। वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट क्या? या अरे सर वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट क्या? ये समझ रहे हो? आपका शोल्डर, यहाँ क्या है? बॉल सॉकेट है कि नहीं है? कौन सा जॉइंट है? बॉल सॉकेट, है ना। तो शोल्डर या हिप जॉइंट्स वगैरह जो है, इनका क्या है ना, वाइड है, पूरा पूरा क्या है? ये वाइड है, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। पूरा वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट, पूरा देखो पूरा मूव कर रहा है ना, दूर तक हम आपका रीच है, ठीक है। यहाँ ट्यूबलाइट में टच कर सकता हूँ, गॉट इट। नेक्स्ट क्या है? सम जॉइंट्स हैज लिमिटेड रेंज ऑफ मूवमेंट। कुछ होते हैं ना शैडल मूवमेंट होते हैं, शैडल, ठीक है, शैडल रेंज या मूवमेंट, ठीक है, शैडल रेंज ऑफ मूवमेंट। तो कुछ लिमिटेड, लाइक व्हाट दिस, ये शैडल है, ठीक है। आपका जो यहाँ आपका जो नी है, ठीक है, यहाँ भी क्या है? जो मूवमेंट आप लोग कर रहे हैं, ये भी क्या? शैडल है, ठीक। नेक्स्ट बात है, इफ अफेक्टेड बाय जेनेटिक्स, इट इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक्स। किससे अफेक्ट करेगा? जॉइंट मोबिलिटी किससे अफेक्ट कर सकता है? जेनेटिक, एज एंड डिसीज प्रोसेस एंड हाउ फिजिकली एक्टिव वी आर इन आवर डेली लाइफ या लाइफ टाइम। पहले जेनेटिक्स है, ठीक है। जैसे जैसे आपके माता पिता के जीन्स अच्छा नहीं है, तो काफ़ी नॉर्मल सी स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होने वाली है। दूसरी चीज़ एज, दूसरी चीज़ क्या है? एज, ठीक है। अगर एज जैसे जैसे बढ़ती है, ठीक है, छोटे में देखो जवान है आप, मेरी उम्र क्या है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, ठीक है, और बहुत अच्छी एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह करेंगे। जैसे बूढ़े होंगे, ज़्यादा जम मारा, हड्डियाँ ब्रेक हो जाएंगी, फ्रैक्चर हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट वगैरह क्या है? डिसीज़, कोई किसी तरह की डिसीज़ होगी, डिसीज़, है ना। नेक्स्ट, या डेली फिजिकल एक्टिविटीज़ आप कैसे कर रहे हैं लाइफ टाइम पे, उस पर भी डिपेंड करता है। नाउ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट की हम लोग बात करेंगे। ये क्या होती है? कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स। कोऑर्डिनेटेड मीन्स टू से आप जो सोच रहे हो वो आप कर रहे हो। मैंने सोचा कि हाँ मैं करूँगा, फिर आपकी तरफ से फिंगर पॉइंट आउट करूँगा, तो ये क्या? मैंने सोचा और मेरे शरीर ने वैसे रिस्पॉन्स किया, तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स, ठीक। तो इन्फ्लुएंस होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स से क्या होगा? इन्फ्लुएंस होगा। ये क्या करेगा? इनिशिएट द वॉलंटरी मूवमेंट्स। वॉलंटरी मूवमेंट्स मीन्स टू से जो मैं चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। जो मेरी मर्जी वाली है ना, जो मैं खुद से कर पा रहा हूँ, ठीक है। एक तो इनवॉलंटरी है, वो भी अपनी मर्जी का करता है, उस पर तो किसी का जोर नहीं है। लेकिन जिस पे आपका जोर है ना, जैसे मैं ये चाहूँ मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं चाहूँ मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। जब मेरा मन करेगा तब मैं वो करूँगा, ठीक है। When I want to do, then I will do, ओके। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वॉलंटरी मूवमेंट। जब मेरा मन किया मैंने किया, लेकिन मैं उस मेरा काबू है। मेरा मन करेगा तो हम बोलेंगे, ऐसा नहीं कि मुझसे जबरदस्ती बुलवा लेगा, ठीक है। जब मैं बोलते रहूँगा तो बोलते रहो कंटिन्यूस, जैसे हार्ट बीट कंटिन्यूस कर रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं कंटिन्यूस बोलते जाऊँ। नहीं, मेरा मन किया मैं रुक गया, नहीं मेरा मन करेगा फिर मैं बोलूँगा। तो वॉलंटरी है। मेरा मन किया मैं ऐसे हाथ करूँ, बॉल फेंकूँ, मैंने फेंका। मेरा मन नहीं कर रहा तो मैं नहीं घुमाऊंगा, मैं ऐसे फेंकूंगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि मैं ऐसे ही करूँगा, क्योंकि मेरा काबू है ना मेरे शरीर पे। इट इज कॉल्ड वॉलंटरी मूवमेंट ना। एंड द सेरेब्रम, बैक ऑफ द हेड, ठीक है। सेरेब्रम जो हिस्सा है आपका, चार्ज ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग मोटर एक्टिविटीज। मोटर एक्टिव, जो भी आपकी मोटर एक्टिविटीज है, फिजिकल एक्टिविटीज है, मोटर एक्टिविटीज है, फिजिकल एक्टिविटीज है, ऑडिट, तो उसके लिए क्या जिम्मेवार है? कौन? आपका सेरेब्रम, ठीक है। नेक्स्ट, द बेसल गैंग्लिया मेंटेन द पोस्चर एज वेल एज। बेसल गैंग्लिया को कह रहा है क्या कि बेसल गैंग्लिया का क्या काम है? पोस्चर को मेंटेन करना। पोस्चर मैंने मेंटेन किया, है ना, पोस्चर मैंने मेंटेन किया। आर एस में काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी फन वाला चैप्टर है, काफ़ी मजे से और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो अच्छे से आप लोग नोट्स बनाते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है मुझे भी, ओके। सो राइट डाउन फास्ट। हमने मोबिलिटी के बारे में बात कर लिया। नाउ वी टॉक अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग द मोबिलिटी। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मोबिलिटी को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं, जिनमें से मोबिलिटी कम हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द एज, जो कि हमने जॉइंट मोबिलिटी में पढ़ा था। क्या?
एज, उम्र, ठीक है। जैसे उम्र एक तो छोटे हैं तब मोबिलिटी कम होती है, ठीक। और जब हम मिड एज में होते हैं, मतलब कि अपने यंग एज में, अडल्टहुड में, तब मोबिलिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और फिर जैसे जैसे हम ओल्ड एज में जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, मोबिलिटी फिर से कम होती जाती है। तो एज एक तरह का क्या फैक्टर है विच इज़ अफेक्टिंग ना मोबिलिटी। जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे अपनी मोबिलिटी क्या होती है, कम होती जाती है। उसके बाद से बात आता है एनर्जी लेवल की। किसकी बात आती है, एनर्जी लेवल की। अब जैसे पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन की स्पेसिफिक एक एनर्जी लेवल होती है। जैसे हीरोज बहुत सारे हैं, बट वहीं पे से ऋतिक रोशन हो गए या आपके रणवीर सिंह हो गए, ठीक है। इन लोगों की कहा जाती है एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, ठीक है। तो अलग लोगों की अलग अलग एनर्जी लेवल, तो जितनी ज़्यादा एनर्जी लेवल होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, मोबिलिटी होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि लाइफ स्टाइल की, ठीक है। पर्सन का लाइफ स्टाइल भी क्या डिपेंड करता है कि वो किस तरह रहता है, ठीक है। उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, वो क्या खा रहा है, कैसे इन्वायरमेंट में रह रहा है, ठीक है। और पर्टिकुलर किन लोगों के साथ रह रहा है। जैसे डेली लोग एक्सरसाइज वगैरह करें उनके साथ रहे तो वो भी इन्फ्लुएंस होगा। इन्वायरमेंट की अगर उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि वो भी एक्सरसाइज करे और डेली फिट रहे, तो हमारा लाइफ स्टाइल भी क्या है, बहुत बड़ा एक फंडा है, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर मान सकते हैं जो कि हमारे मोबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक। नेक्स्ट, फियर एंड पेन, ठीक है, डर और दर्द, ठीक है। बहुत सारी चीज़, जैसे अब कभी आपको चोट लग जाए कहीं पे आपके शरीर पे, तो आप ठीक है मूव आप कर सकते हो बट यू आर स्टिल इन फियर, यू आर अफ्रेड टू मूव योर हैंड। वाई? बिकॉज आपको लग रहा है कि मुझे चोट लगी थी तो थोड़ा सा भी मूव करूंगा तो क्या होगा, मुझे डर लगेगा। लोग डॉक्टर के पास कभी कभी जो छोटे बच्चे नहीं जाते, क्यों नहीं जाते, क्योंकि उनको डर लगता है कि मुझे सुई लगेगी तो मुझे दर्द होगा। तो फियर एंड पेन तो कह रहे हैं फंडा है। तो वैसे ही क्या है, मोबिलिटी का एक बहुत बड़ा है कि देखिए चोट वगैरह लगी है तो इंसान के अंदर डर बैठा रहता है कि मैं ज़्यादा मूव करूंगा तो मुझे दर्द होगा, ठीक है, उसको डर रहता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिसेबिलिटी, ठीक है, दिव्यांग, ठीक है, दिव्यांग। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम बात करें कि भाई जैसे हम एबल हैं, ठीक है, मोबिलिटी, डिसेबिलिटी, ठीक है, अनेबल टू मूव, ठीक है, यहाँ भी वही है। क्या पर्सन किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम है, जैसे हाथ पाँव में दिक्कत है, कोई बीमारी है, ये तो मूव ही नहीं कर सकता, कितना भी आप उसको इंकरेज करो कुछ भी करो, मूव तो एक डिसेबिलिटी, किसी तरह की डिसेबिलिटी हो, हाथ में डिसेबिलिटी हो, ठीक है, या हमारे पाँव में डिसेबिलिटी हो कि पोलियो वगैरह हो, ठीक है, लंगड़ के चले एक पाँव ना हो तो डिसेबिलिटी है, ठीक है। तो जैसे आंखें ठीक से काम लगे तो उसको पता नहीं लगे कहाँ हमको मूव करना है, ठीक है, तो डिसेबिलिटी। नेक्स्ट हम लोग बात करें थेरेप्यूटिक मॉडलिटी, क्या, थेरेप्यूटिक मॉडलिटीज, ठीक है। तो थेरेप्यूटिक मॉडलिटीज क्या होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड है थेरेप्यूटिक। आप मैंने जो कम्युनिकेशन चैप्टर पढ़े हैं, जब बहुत सारे हम लोग जो फाउंडेशन पढ़ते हैं तो थेरेप्यूटिक बहुत बार शब्द आता है। तो थेरेप्यूटिक जहाँ पे भी शब्द आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं मेडिकल वर्कर से, मेडिकल प्रोसेस से रिलेटेड है। कैसे, तो हम जैसे थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन बात करते थे। थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन मतलब क्या होता था कि जो हम टॉक कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग विद द पर्सन, तो हम उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे रहे हैं। बस अपनी बातों से, अपने बोलने के तरीके से हम पेशेंट को क्या कर रहे हैं, अच्छा फील करा रहे हैं कि हाँ यू कैन हील योर सेल्फ। वो अपने आप को क्या है, देखो किसी से आप अच्छा बोलोगे ना तो उसको अच्छा फील होगा, जब पर्सन को अच्छा फील होता है ना तो अंदर से हील भी होता है, ठीक है। तो एक ये भी क्या है, साइकोलॉजिकल आप वेलबींग हो रहा है पर्सन का बस बोलने, तो उसको लोग हमने क्या किया, थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन। वैसे यहाँ थेरेप्यूटिक मॉडलिटी क्या है, यहाँ पे थेरेप्यूटिक मॉडलिटी है। तो थेरेप्यूटिक मॉडलिटी में हम लोग क्या कह रहे हैं कि कभी क्या होता है ना, किसी ऑर्गन को ज़्यादा मूव नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसको अगर हम ज़्यादा मूव करेंगे तो जो प्रोसीजर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, चाहे जो ऑर्गन को और डैमेज हो सकता है। तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टर चढ़ा देते हैं, स्प्लिंट लगाते हैं, ब्रश लगाते हैं, कास्ट वगैरह लगाते हैं। जैसे गर्दन में आप देखोगे यहाँ पे नेकबैंड लगता है, ठीक है, जो अगर गर्दन फ्रैक्चर हो जाए चाहे टेढ़ी हो जाए तो लगता है, क्यों कि वापस से बॉडी अलाइन हो सके, ठीक है। जब फिंगर वगैरह फ्रैक्चर होती है तो उसमें स्प्लिंट लगती है, ठीक है, ऐसे स्प्लिंट करके लगती है ऐसे कि फिंगर सीधी रहे, तो इसको क्या, जो हड्डियाँ वगैरह हैं ज़्यादा मूव ना कर, ज़्यादा मूव करेगी तो कभी जुड़ ही नहीं पाएंगी, ठीक है। पाँव में प्लास्टर्स वगैरह लगते हैं, आपने ये हैंड में देखी होंगी, हाँ। तो ये क्यों लग रही है कि मॉडलिटी को, इसमें मोबिलिटी को घटाया जा रहा है उसके वेलबींग के लिए। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, थेरेप्यूटिक मॉडलिटी, कि ऐसा कोई प्रोसीजर हमने अप्लाई किया जिसके चलते मॉडलिटी मूव नहीं कर सकता है, ठीक है। अब प्लास्टर लगा दे उसको कहना चलो दौड़ो, ऐसा तो नहीं है ना भाई। सेम वही चीज़ है कि मूवमेंट कम हो रहा है, ठीक है। तो थेरेप्यूटिक मॉडलिटी भी कारण हो सकता है मूवमेंट कम होने का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अफेक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। दोज हु नोज लाइक जिन्होंने साइकेट्रिक पढ़ी होगी तो अफेक्टिव डिसऑर्डर से लोग समझ रहे होंगे मूड डिसऑर्डर।
अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या किसे कहते हैं? मूड डिसऑर्डर, ठीक है, मूड डिसऑर्डर। तो एक तरह का अफेक्टिव डिसऑर्डर मतलब मूड डिसऑर्डर। अब डिप्रेशन में है, काफ़ी ज़्यादा सैड है, एंजियस है, ठीक है, या कैटाटोनिक पर्सन है, या स्टूपरस मोशन में, ठीक है, खड़ा है इस पोजीशन में, इस पोजीशन में भी है ना, तो इसी पोजीशन में रहेगा, इधर देख रहा है, इधर देखेगा, इधर देख रहा है, इधर देखेगा, ठीक है। उसको जब तक पावरफुल स्टिमुलस नहीं दोगे ना, तब तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। उसी को हम लोग कहते हैं स्टूपरस, ठीक है, ये स्टूपर। तो अगर ऐसा पर्सन है, कहाँ से मूव करेगा? कहने का उसको अफेक्टिव डिसऑर्डर से कोई एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, तो उसके चलते क्या ग्रसित है, तो उसको वैसे मूव नहीं करेगा। तो अगर इफेक्टिव डिसऑर्डर्स वगैरह हैं तो ऑटोमेटिक मूव नहीं करेगा। उसके साथ है ट्रॉमा। ट्रॉमा मीन्स टू से व्हाट? इंजरी। किसी तरह की इंजरी वगैरह अगर हो गई है, तो पाँव में आपके चोट लग गई है, तो ऐसे आप मूव नहीं करोगे। मोच आ गई तब मूव नहीं करोगे ना, कट लग गया तब दर्द होगा, तब मूव नहीं करोगे। तो किसी तरह ट्रॉमा वगैरह भी हो, इंजरीज वगैरह भी हो, तभी आप मोबिलिटी घटती है। फिर क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम, किसी तरह का बहुत पुरानी बहुत लंबी जो समय से आ रही बीमारी, ठीक है, लाइक कैंसर, ठीक है, कैंसर है किसी आपके पाँव में हो गया, एलिफेंटेसिस, ठीक है, क्रोनिक बीमारी, पाँव फूल जाता है, हाथी का पाँव, है ना, तो बढ़ते फिर मोबिलिटी धीरे घट जाती है। कोई भी ऐसे क्रोनिक प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज वगैरह हो, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, ऑटोमेटिक धीरे बॉडी में कोई भी हेल्थ इशू वगैरह है, ठीक है, जब कोई हेल्थ इशू, इम्यून आपका डाउन हो जाता है, ठीक है, इम्यून धीरे घट जाता है, आप ऐसे वीक होने लगते हैं, तो मोबिलिटी घटनी ही घटनी है, ठीक है। तो एक ये प्रॉब्लम हो गया, क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स। फिर आता है स्केलेटन मस्कुलर डिफेक्ट्स, ठीक है, दो शब्द, स्केलेटन, ठीक है, जॉइंट्स, हड्डियाँ, ठीक है। फिर आता है क्या, मस्कुलर, मसल्स। तो इस वजह से कि जिनकी मसल्स क्वालिटी या जो, या मान के चलो आपके जॉइंट्स, ये सब ठीक है, गुड, रिमूव वगैरह, लेकिन जिनकी मसल स्टोन ठीक नहीं है, ठीक है, न्यूट्रिशंस की बॉडी में पहले से ही कमी है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, अफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऐसी बीमारियां हैं, तो क्या होता है, बोन वीक होती है, ठीक है, वो अनएबल टू ऑब्जर्व कैल्शियम, बोन क्या करता है, कैल्शियम ऑब्जॉर्ब नहीं करता, फिर उसमें पोर बनने लगते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस किसे कहते हैं? जैसे बोन है तो इसमें पोर बनने लगता है, काफ़ी ज़्यादा बनने लगता है, पूरे बड़े, ठीक है। ये दीवार है, ठीक है, क्या है, दीवार है, ये दीवार है, इसमें पूरा छेद कर दूँ, पूरा एकदम बहुत सारे छेद कर दूँ बड़े, और इसको आप मारोगे तो ये तो ऐसे टूट जाएगा ना, है ना, लेकिन ये पूरा अगर प्लेन है तो टूट पाएगा नहीं। सेम वही चीज़ है ऑस्टियोपोरोसिस, पूरा एकदम पोर, इस नाम ही इसका ऑस्टियो मतलब बोन है, पोरोसिस मतलब पूरा पोर हो जाता है, ठीक है, कैल्शियम की कमी से, ठीक है, न्यूट्रिशन की कमी से, मिनरल्स की कमी से, तो बोन वीक हो जाती है। तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, ठीक है, तो उसके चलते भी क्या हो, जैसे स्केलेटल मस्कुलर प्रॉब्लम्स वगैरह के चलते क्या होगा, अनएबल टू मूव या मोबिलिटी घटेगी। उसके बाद हम लोग बात करें न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स। क्या बात करें हम लोग, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट, किसी तरह का न्यूरोलॉजिकल मतलब कि नर्वस सिस्टम में किसी तरह का कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ब्रेन की समस्या है, ठीक है, चोट है, ब्रेन इंजरी वगैरह आप कह सकते हो, नर्वस सिस्टम है उसमें वगैरह इंजरी कह सकते हो। तो इसके चलते भी अगर प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो मोबिलिटी घटनी, क्यों घटनी है, कि भाई ब्रेन ही है ना। अभी हमने क्या पढ़ा, सर्वे कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, सेरेब्रम, जो कि जो मोटर एक्टिविटीज के लिए क्या थी, जिम्मेवार थी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल थी। और उससे अगर ब्रेन के फंक्शंस में अल्टरेशन आ जाए, ठीक है, तो कैसे अब ना इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो पाएगा ना मूव कर पाएगा पर्सन। तो न्यूरोमस्कुलर डिफेक्ट्स आर आल्सो है वन ऑफ द मेजर फैक्टर फॉर मोबिलिटी। फिर लास्ट हम लोग बात कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स। कंजेनाइटल प्रॉब्लम मीन्स व्हाट या प्रॉब्लम बाय बर्थ, ठीक है, ऐसे समस्या, ऐसे डिसीज कंडीशन जो कि बर्थ से ही है, जन्मजात, ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम लाइक फॉर डिस्प्लेजिया, है ना, एंड सेरेब्रल पाल्सी क्या है, कैसी प्रॉब्लम होती है ना, इस पर्सन के जो मसल स्टोन होते हैं, जो जॉइंट्स जो आप कह लो पहले से क्या होते हैं, वीक होते हैं, ठीक है, कोई ना कोई इसमें डिफेक्ट एबनॉर्मलिटीज होती हैं, डिस्प्लेजिया के एबनॉर्मल ग्रोथ्स वगैरह होते हैं। तो ये सारी जो डिस्प्लेजिया वो तो आफ्टर बर्थ अगर हो रही है तो ठीक भी हो जाती है, ठीक है, क्योर है, बट आपका जो पाल्सी हमने बात की, ठीक है, सर्वे पाल्सी, ये क्योर नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं।
तो अब पहले से अगर ये सारी चीज़ है तो पर्सन की बच्चे की मूवमेंट क्या होगी, शुरू से ही नहीं हो पाएगी, मोबिलिटी शुरू से घटी रहेगी। तो ये थे कुछ मेजर हमारे फैक्टर्स, ठीक है। आई होप आपके फैक्टर्स समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आता आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको जरूर समझाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। मोबिलिटी कैसे बढ़ेगी, बाय द एक्सरसाइज, ठीक है। देखो आप बड़े बड़े हीरोइन से ऐसे फिट लोग हैं, अब देखते हो कितनी स्फूर्ति है, कितनी उनके बॉडी में एकदम एक्टिवनेस रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि वो डेली एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं। मिनिमम 30 मिनट्स, अगर डॉक्टर्स के कहना माने तो मिनिमम 30 मिनट्स आपको डेली वर्कआउट करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। नॉट इवन हैवी एक्सरसाइज नहीं कीजिए, यानी कि पूरा हम 50-50 kg के डंबल्स मारे हैं बार में, नो। आपको क्या करना है, नॉर्मल रनिंग, जंपिंग, ठीक है, जो कि आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, आपके बॉडी के एक एक सेल्स को क्या करे, एक्टिवेट करे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे क्या, बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम, अगर हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, इफ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, तो हमारा जो मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम है, ठीक है, वो अच्छे से वर्क करेंगे। फॉर एग्जांपल मस्को, वही 2 वर्ड है, मसल्स प्लस स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तो एक मसल सिस्टम में क्या हो रहा है ना कि मसल्स वगैरह, मसल्स देखो एक्सरसाइज कर रहे हो ना तो पूरा आपको बॉडी स्वेट करती है, पूरे एक एक सेल्स क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, पूरे सेल्स क्या होंगे, एक्टिवेट होने के पास जो न्यूरो ट्रांसमीटर, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स पूरे बॉडी में जाएंगे और वो क्या वर्कआउट करना शुरू कर दे। जैसे आप वर्कआउट कर रहे हो, आपके सेल्स वर्कआउट कर रहे हैं, एक एक सेल्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, बॉडी खुद अच्छी परफॉर्म करती है, ठीक है। और जितने है ना जो मान डिफॉर्मिटीज मान के चलो, जो जरूरत की चीज़ें नहीं उसको क्या है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बहाती है और जल्दी से ऑक्सीजन को ग्रैब करती है, न्यूट्रिएंट्स को ग्रैब्स करती है फॉर फर्दर फंक्शंस। तो जितना जो जल्दी एक्सचेंज हो रहा है ना, इसके चलते क्या हो रहा है कि मस्कुलोस्केलेटन, ठीक है, जो मसल्स प्लस इसका जो आपका जॉइंट्स वगैरह हैं, जो आपकी हड्डियां बोन्स क्या होती है, हेल्दी होती हैं। तो बेनिफिट 1 हमने बात की एक्सरसाइजेस की। फिर आते हैं सीवी। सीवी क्या है, रिज्यूम, किसने बोला नहीं भाई, सीवी मतलब क्या होता है हमारा, और सीवी का मतलब होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जानते हो मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, ठीक है, तो हमारा हार्ट रेट, ठीक है, हमारा फंक्शन ऑफ हार्ट आप कह लो, ठीक है। तो एक्सरसाइज जैसे हम लोग स्किपिंग, रनिंग करते हैं तो आप देखते हो आपका जो हार्ट थोड़ा जल्दी पंपिंग करता है, ठीक है। तो हार्ट पे थोड़ा प्रेशर पड़ता है, तो इससे क्या होगा ना कि हार्ट के जो मसल्स हैं उनका भी वर्कआउट हो गया, ठीक है। तो वो भी एक्टिव हो गए, और जितनी जल्दी वो ब्लड को क्या करें, पुश कर रहे हैं आपकी पूरी बॉडी में, सर्कुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर वही बात है, जितनी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है और वो क्या होता है, ऑक्सीनेटेड बन के वापस आपके शरीर में दौड़ते हैं। तो ये क्या हो रहा है, प्यूरिफिकेशन एक तरह से आप कह लो हो रहा है। तो हार्ट मसल्स भी क्या होती है, अच्छी होती हैं। तो एक ये कारण हो गया। फिर आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसका तो एकदम इन दोनों से आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जो मैंने बात की उससे। तो जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, हम सांस भी क्या होता है, बहुत जल्दी लेते हैं, ठीक है। तो एक तरह का क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी वर्कआउट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जितना जल्दी आप ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हो और जो डीऑक्सीजन है उसको क्या कर रहे हो, डीऑक्सीनेटेड जो हवा है उसको क्या कर रहे हो, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे हो। तो आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन की क्या है, क्षमता बढ़े, प्लस आपके जो लंग्स फुल्ली फंक्शन हो रहे हैं और एकदम एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। तो इसका जो टाइडल वॉल्यूम हो रहा है वो क्या, वो भी आपका बढ़ रहा है। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml, कितना होता है, 500 ml। तो अभी क्या है, आपका जो लंग्स का फंक्शंस है क्या, वो भी बहुत अच्छे से करती है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आता है जीआई। तो जीआई सिस्टम में क्या हो रहा है ना, जैसे हम लोग जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो जीआई सिस्टम का जो टोन वगैरह है, जो जीआई टोन आप कह लो, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, धीरे धीरे हेल्दी हो रही है। क्योंकि बिकॉज जब एक्सरसाइज करो ना, आपके एक एक जो मसल्स के जो एक एक सेल्स है, ठीक है, पूरी बॉडी के एक एक सेल्स क्या एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक। तो इससे क्या होता है, आपका जो कॉन्स्टिपेशन का चांस होता है वो क्या होता है, काफी लेस होता है। क्योंकि आप वर्कआउट कर रहे हो, आप स्टेप्स करोगे, ठीक है, आप जंपिंग करोगे, तो पूरी बॉडी क्या हो रही है, फुली फंक्शन हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें मेटाबॉलिक सिस्टम की। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी काफ़ी सारे उस टाइम होने लगते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे इसमें थोड़ा हम डिटेल में जाएंगे, ठीक। तो ये क्या करता है, एक्सरसाइज क्या करता है, डिक्रीज द ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल एंड हीमोग्लोबिन A1C लेवल, ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल तो आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। बट हीमोग्लोबिन A1C, ठीक है, आप सोचो हीमोग्लोबिन है भाई, इसको क्यों डिक्रीज करना, नहीं। तो यहाँ पे एक और शब्द लिखा है A1C लेवल। तो A1C जो है ना, ये किसका, शुगर लेवल को दर्शाता है। आपके ब्लड में क्या दर्शाता है, शुगर लेवल को। तो शुगर लेवल को भी क्या करता है, कम करता है। अब कैसे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे दिया है ग्लूकोज 4 ट्रांसपोर्टर सेल। क्या है, ग्लूकोज 4 ट्रांसपोर्टर
सेल, ठीक है। तो इसके ये आपके इस सेल्स के अंदर है, ठीक है। जब एक्सरसाइज करते हो ना तो ये आपके सेल से, जैसे 4 जो है ग्लूकोज 4 ट्रांसपोर्टर से, ये आपके सेल से बाहर ही आता है, ठीक है। यहाँ जो ग्लूकोज है, ठीक है, ये क्या है जी, ग्लूकोज है। इसको पकड़ के क्या लाता है, फिर से सेल में लाता है, ठीक है। फिर से क्या करता है, सेल में लाता है, विदाउट इंसुलिन, विदाउट इंसुलिन। जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं उनको और एक्सरसाइज करना चाहिए। क्यों? कि देखो इंसुलिन बॉडी में बन नहीं रहा, ठीक है, और ग्लूकोज क्यों क्या धीरे धीरे आपकी बॉडी में जमा होते जा रहा है, ठीक है। और आपके जो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड जो दौड़ रहा है वो क्या थिक होते जा रहा है, तब वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिसीज होने के बहुत ज्यादा चांस है कि ब्लड थिक हो चुका है। ठंडी के सीजन में बहुत जल्दी आपको ठंड लग सकती है, आपको फ्रोस्ट बाइट वजह से कंडीशन हो सकते हैं, तो आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब ये जो ग्लूकोज 4 ट्रांसपोर्टर सेल है, ये जो आपके सेल से निकलेगा, ग्लूकोज को पकड़ेगा, वापस सेल में आएगा। तो विदाउट इंसुलिन के आपका जो ग्लूकोज है क्या करेगा, सेल के द्वारा इस्तेमाल हो जाएगा, तो ग्लूकोज का लेवल ऐसे ही घटेगा, ठीक है। तो आपको ये डायबिटिक पेशेंट को एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। जिनके भी घर में डायबिटिक पेशेंट उनको आप कहें कि थोड़ा बहुत एटलीस्ट 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर करें। फिर आता है जीयू सिस्टम। तो जीयू सिस्टम क्या है, जेनेटो यूरिनरी सिस्टम। तो जेनेटो यूरिनरी सिस्टम जो है, तो जेनेटो यूरिनरी सिस्टम जो है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो ब्लड फ्लो है, क्या ब्लड फ्लो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, बढ़ेगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा क्या होगा, अभी बॉडी वर्कआउट करेगी, वो जितना ज़्यादा वर्कआउट होगा उतना ज़्यादा स्वेटिंग होगा, तो एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, उतना ज़्यादा क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप इस शरीर से देखते हो ना, वर्कआउट करते हैं स्वेटिंग्स वगैरह होते हैं, ठीक है, अलग अलग स्वेटिंग पूरे बॉडी से क्या होगा, यहाँ से आपके हैंड से पूरा पाँव में क्या होगा, स्वेटिंग्स होगा चेस्ट से। अब देखते हो जितने पोर वगैरह क्या करेगा, स्वेट रिलीज करेगा, तो क्या हो रहा है कि स्वेट रिलीज होगा, ठीक है। तो आपका यूरिन सिस्टम भी हेल्दी हो रहा है, ठीक है। जितने भी डीऑक्सीनेटेड जल्दी ब्लड, देखो सब खेल एक्टिवेशन ऑफ सेल्स का ही है। सेल्स ऐसे एक्टिवेट जब अपना वर्कआउट कर रहे हैं, जितना तेजी से वर्कआउट करेंगे उतना तेजी से सारे प्रोसेस आपके बॉडी के होंगे, फिर एलिमिनेशन भी क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट है वैसे ही बढ़ ही जाएगा, ठीक है। तो आपका इम्यून सिस्टम भी तगड़ा हो रहा है। फिर इम्यून सिस्टम, तो इम्यून सिस्टम में हम बात करेंगे जो आपका लिम्फ वगैरह है, लिम्फ फ्लो वो इंक्रीज करेगा, और जितना ज़्यादा लिम्फ फ्लो इंक्रीज करेगा उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, बैक्टीरिया वायरसेस को फाइट कर पाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं साइकोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल का, साइकोन्यूरोलॉजिकल का हम लोग बात करते हैं। तो जितना एक्सरसाइज करेंगे ना तो आप लोग फील करते होगा, एक्सरसाइज करने के बाद ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है, ठीक है, आपके दिमाग एकदम शांत रहेगा, ठीक है। और नहीं तो फील गुड हार्मोन सेरोटोनिन वगैरह रिलीज होता है, एंडोफिन रिलीज होगा, ठीक है। तो एक तरह से आपके मूड को क्या करेगा, एलिवेट करेगा, एक अच्छा यूफोरिया जैसा एकदम खुशी महसूस होगी आपको, अंदर से हैप्पीनेस फील होता है एक्सरसाइज करने के बाद, ठीक है। स्ट्रेस रिलीज होगा, सैडनेस डिप्रेशन थोड़ा कम होता है एक्सरसाइज करने के बाद, तो ये फायदा होता है। तो साइकोलॉजिकल बेनिफिट आप समझ रहे हो क्या होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कोग्निटिव फंक्शन का। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे यहाँ साइकोलॉजी बात किया है, कोग्निटिव दोनों तो एक ही चीज़ है ना, दोनों तो दिमाग का बात है। तो नहीं माय फ्रेंड, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। साइकोलॉजिकल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। और कोग्निटिव क्या है, ये आपके सोचने समझने का थिंक है, या साइकोलॉजी मतलब एक बिहेवियरल चीज़ है, ठीक है। कि वो नर्वस सिस्टम आपको कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, आपका एक बिहेवियर कैसा है, ठीक है, अपने आप से और आपकी सोसाइटी में, कम्युनिटी में कैसा फील कर रहे हो, क्या, लेकिन फील करना आप रिएक्ट कैसे कर रहे हो, ठीक है, आप रिएक्ट क्या बोल रहे हो, कोग्निटिव सोचने समझने की क्षमता, उसको हम लोग क्या करते हैं, कोग्निटिव फंक्शन, ठीक है। तो आपका इससे क्या हो रहा है, डिसीजन, ठीक है, डिसीजन मेकिंग अच्छा होगा, ठीक है। अटेंशन स्पैन बढ़ेगा, ठीक है, अटेंशन स्पैन इंक्रीज होगा। तो जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करोगे आपके क्या होगा, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन अच्छे होंगे और कोग्निटिव फंक्शन भी अच्छे होंगे। आपका अटेंशन जो है, अटेंशन स्पैन वो बढ़ेगा, ठीक है। डिसीजन मेकिंग क्षमता, कैसे क्या डिसीजन लेना, आप थोड़ा कूल डाउन रहोगे, स्ट्रेस नहीं है, ठीक है, किसी सैडनेस नहीं है, अच्छा फील कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, डिसीजन आप अच्छा लोगे। तो ये थी क्या बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज, और ये क्या थी, प्रैक्टिस अफेक्टिंग ऑफ मोबिलिटी। तो आई होप ये जो आज का वीडियो है आपको काफ़ी अच्छा समझ में, तो आई होप जो आज की वीडियो है आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपको ये जो चैप्टर हमने शुरू किया है समझ में आ रहा होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट
देन प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। और बहुत सारे लोग ये वीडियोस तो देखते हैं, अप्रॉक्स 80% लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। तो हैव अ नाइस डे, जय हिंद।